हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की हमारी क्लास वैदिक कालीन इतिहास को लेकर के है कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसके पतन के पश्चात एक वैदिक कालीन सभ्यता का विकास होता है। हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे, साथ ही साथ आप लोग को बताएंगे कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों। और वीडियो को आप इन तक देखोगे तो मैं आप लोग से वादा करता हूँ कभी भी लाइफ में हिस्ट्री को लेकर के जो डर बना हुआ है वो नहीं रहेगा, सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लाइफ को आपको अगर मजबूत बनानी है और हिस्ट्री को जीत देनी है तो जीतने के लिए आपको क्या करनी होगी, हिस्ट्री में महारत हासिल करने के लिए वीडियो को एंड तक देखनी होगी दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं कि यदि आप लोग ये कंटेंट को पूरा देखते हो उसके बाद इसकी नोट्स आपको कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों हमारा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री की जीत के नाम से, आप वहाँ पे जाना, ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। मैं बता दूं आप लोगों को कि इस टॉपिक से आपका मेंस में क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो मुख्यतः जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हमने जो यहाँ पे ट्राई किया है सब जैसे देखने को, उसमें से हमें यही चीज़ें इम्पोर्टेंट लगी। इम्पोर्टेंट क्या आती है कि ऋग्वैदिक समय में महिलाओं की स्थिति पर संक्षिप्त निबंध लिखे। फिर आता है ऋग्वैदिक में वर्णित जो धर्म की प्रकृति है और देवताओं हैं, उनके वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। फिर आता है प्रश्न आपके पास कि प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र या लोकतांत्रिक तत्वों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए आप। इन सब के अतिरिक्त अपने पास प्रश्न पूछा गया कि उत्तर वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन का आप वर्णन करें और ये किस प्रकार से ऋग्वैदिक जीवन से भिन्न थे उसके बारे में चर्चा करें। फिर अगला प्रश्न आता है कि सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बताया उत्तर वैदिक का। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो आज हम पूरा डिटेल्स में इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको जो है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो आपको पूछे गए हैं भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक, हम लोग वैदिक को दो कैटेगरी में बांटते हैं। पर इससे पहले मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अंततः क्या होती है, कुछ समय के बाद सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम बोलते हैं वो पतन हो जाती है और इसी के पतन के पश्चात एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसे हम वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। यही वैदिक कालीन सभ्यता दो पार्ट में बढ़ जाती है। इसको बोला जाता है पहला पूर्व वैदिक काल, जिसका दूसरा नाम है ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो चलिए अगर बात करें हम, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस सभ्यता का विकास हुआ, हम उसे वैदिक या फिर आर्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि संस्कृति की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। आर्य जो थे वो मूल रूप से स्टेपी जलवायु क्षेत्र में रहते थे। बाद में वे मध्य एशिया चले गए और फिर 1500 ईसा पूर्व में क्या हुए, भारत के पंजाब क्षेत्र में इंटर किए। भारत के आर्यों की पहचान नार्डिक प्रजाति के रूप में होती है। आप सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सब ध्यान से सुने। ठीक है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों की मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। किसको माना है? मध्य एशिया को। सिंधु सभ्यता तो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जब इसकी पतन के पश्चात एक नई सभ्यता वैदिक कालीन सभ्यता आती है तो ये पूर्ण रूप से आपका ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। इसका निवास स्थल ग्राम गांव थे। आर्यों के आगमन के साथ वैदिक काल 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चलती है। वैदिक काल को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है प्रारंभिक वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक की संज्ञा दिया गया है और इसका वर्ष माना गया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का। वहीं उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच में विभाजित किया गया है। आर्यों के नाम का उल्लेख हमें अलग-अलग अभिलेखों से मिलती है, जैसे कि अनातोलिया के एक अभिलेख है हित्तिती, वहीं इराक का है कश्य और सीरिया का एक है मितनी अभिलेख। यहाँ से हमें आर्यों के नामों की जानकारी मिलती है। ईरानी ग्रंथ एक हमारे पास है जेंदा अवेस्ता, इसमें आर्य देवता के नाम है। अलग-अलग देवता हैं जिसमें से प्रमुख इंद्र और वरुण को माना गया है। अगला प्रश्न कई बार हम सबसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद संस्कृत भाषा के विद से बना हुआ है जिसका अर्थ है टू नो, मतलब कि जानना या फिर ज्ञान की प्राप्ति। वेदों को संकलित करने का श्रेय कृष्ण देव पायन को जाता है और इन्हीं का दूसरा नाम है वेद व्यास।
हम लोग जनरली जानते हैं कि वेदों की संकलित करने का उद्देश्य या फिर यह वेद को जिन्होंने रचना किया उनका नाम है वेद व्यास। लेकिन वेद व्यास का एक्चुअल नाम एक और है जिसका क्या बोला गया है, कृष्णदेवपायन। दूसरी बात की प्रथम तीन वेदों को हम लोग चार कैटेगरी में बांटते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो हैं उसे वेद त्रय की संज्ञा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये कंटेंट आप लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना यार। इन सब से क्या प्रश्न बनती हैं, तो हमें प्रश्न पूछा गया था कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका सही जवाब है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को। प्रश्न अगला बनता है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। इसका सही जवाब है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आर्य का मतलब श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। तो सही फिर क्या नहीं है, ये सही नहीं है कि वो नगरों में निवास करते थे, ये तो गलत हो गया ना। वे तो गांवों में निवास करते थे, उनकी विकास कैसी थी, ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही माना गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना मिलती है। इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। दोस्तों यहाँ पे जो भी आप एमसीक्यू देख रहे हो ना, वो हमने भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जितने भी हमने दिया है ना, उनमें जो आंसर की आते हैं हमने वहां से कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है आंसर को। और दूसरा हमने अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा जो यूपीएससी हो, स्टेट पीसी हो, एसएससी हो, बैंकिंग, वहां से भी हमने यहाँ पे कंटेंट को रखा है ताकि आपका हर तरह से टॉपिक ये कंप्लीट हो जाए और इसके अलावा कहीं दूसरे चीज को देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से सबसे पहला ग्रंथ था आपका वेद, दूसरा था ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा था आपका उपनिषद। ठीक है, प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की चार संख्याएं हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन सी तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। देखो दोस्तों, ऐसी प्रश्न पूछी गई हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम लोग वेद त्रयी या फिर त्रयी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आर्य शब्द क्या इंगित करती है, तो आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करती है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। टोटल कितने मंडल हैं, 10 मंडल। अगला प्रश्न है आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है, तो यजुर्वेद को गद्य के रूप में रचित किया गया है। अगला बात करते हैं वैदिक काल की पहली कैटेगरी ऋग वैदिक काल के बारे में। इसके बाद फिर बात करेंगे उत्तर वैदिक के बारे में। तो ऋग वैदिक काल की अगर बात करें तो इस युग के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हमें ऋग्वेद के 10 मंडलों व 1028 सूक्तों से मिलती है। इनमें से 2 से लेकर के 8 के मंडल या 8 तक के मंडल या फिर अध्याय को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे 7 महान ऋषियों के द्वारा रचा गया था। ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाग को जो देखा गया है कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन भाग 2 से लेकर के 7वें मंडल तक में ही विहित है, जबकि एक और जो 10 मंडल है वो नवीनतम मंडल है। तो 2 से लेकर के 7वें मंडल, टोटल कितने मंडल है, 10 मंडल है टोटल। उसमें 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो आपके हैं वो क्या है, प्राचीन है। जबकि पहला और अंतिम का आपका जो 10वां है वो क्या है आपका, नवीनतम माने गए हैं। आगे बात करें अगर हम, तो 10वें मंडल में प्रसिद्ध पुरुष सूक्त है जो 4 वर्ण व्यवस्था के साथ आदि पुरुष के बारे में वर्णन करता है। विश्वामित्र द्वारा रचित तृतीय मंडल में देवी सावित्री को संबोधित किया गया है। किसको किया गया है, देवी सावित्री को। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है, याद रखना। ऋग्वेद में जितनी चीजें लिखी हुई है ना, उनकी कई सारे ऐसी कंटेंट हैं जो कहाँ से मिलती हैं,
तो ईरान की एक भाषा है, प्राचीनतम ग्रंथ है अवेस्ता, उनसे कई सारी चीजें मिलती जुलती हैं। अगर ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक विस्तार को देखें, यहाँ से कई बार प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट तरह के बने हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनना। भूगर्भिक विस्तार की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक लोग या फिर आर्य 7 नदियों के देश में बसे हुए थे। कितने? 7, जिसे सप्त सैंधव भी कहा गया है। ये सप्त सैंधव कौन कौन से थे? तो पहला सिंधु नदी, जिसे कहा गया है, पहला सिंधु हो गया, दूसरा वितास्ता, वितास्ता का दूसरा नाम क्या है? झेलम। आज हम झेलम जिसको बोलते हैं ना, झेलम का उस समय वितास्ता कहा गया है ऋग्वैदिक ग्रंथ में। ठीक है। दूसरा है चेनाब नदी। चेनाब नदी को ऋग्वैदिक ग्रंथ में अस्किनी शब्द से उल्लेख किया गया है, जबकि रावी नदी को परुशनी नदी कहा गया है, ब्यास को विपाशा कहा गया है, सतलज को शत्रुद्री कहा गया, जबकि सरस्वती को घग्गर नदी कहा गया है। तो ये 7 नदियां कौन कौन से हैं? पहला सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती। ठीक है। उनका क्षेत्र कौन कौन सा था? जिस क्षेत्र में ये बैठे हुए थे, ये फैले हुए थे, तो क्षेत्र अफगानिस्तान का कुछ पार्ट था, पंजाब था, हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें फैले हुए थे। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो सिंधु, जिसे इंडस भी कहा गया है, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है और सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे अत्यधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सिंधु नदी है। और सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो सरस्वती नदी को। सरस्वती घाटी को ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है और उसमें कहा भी गया क्या? ब्रह्मवर्त। आगे थोड़ी सी रुक जाओ। हम्म। आगे यदि हम बात करें तो हिमालय या गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक ग्रंथों में। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी मुजवंत का उल्लेख मिलती है, जहां से वे सोम प्राप्त करते थे और यह पश्चिमी हिमालय में अवस्थित था। दोस्तों यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? तो यहाँ से प्रश्न बने हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ पे बसे थे? तो पंजाब क्षेत्र में बसे थे। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन वाली हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। फिर प्रश्न पूछी गई है, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषीय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक या इसके रचनाकार है उल्लूक कनाद। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है दोस्तों सिंधु नदी है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा, कुंभा का आज हम लोग काबुल के नाम से जानते हैं, इसका स्थान कहाँ निर्धारित कर दिया गई है? तो अफगानिस्तान में है ये काबुल नदी। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो मैं बता दूं दोस्तों, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है, जबकि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को उत्तर वैदिक कालीन माना जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अब हम आते हैं ऋग्वैदिक काल की समाज व्यवस्था के ऊपर। तो ऋग्वैदिक समुदाय, जिन्हें जन भी कहा जाता था, उसमें गैर आर्यों का दास या दस्यु कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक समाज में अगर बात करें तो लोगों को, ये समुदायों को जन की संज्ञा दी गई थी। साथ ही साथ इसमें गैर आर्य, जो आपका आर्य नहीं थे, उनको दास या दस्यु कहा गया है। यह एक समतावादी समाज था तथा सामाजिक विभेद अधिक नहीं थे इस समय। दासों को घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कृषि के लिए नहीं। तो जो दास उस समय के थे, उनका घरेलू कामों के लिए उपयोग किया जाता था, ना कि कृषि के लिए। साथ ही अगर समाज में और भी चीजें बात करें तो वर्ण व्यवस्था और कठोर जाति व्यवस्था अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। ऋग्वैदिक काल में सबसे अच्छी बात यह है कि उस समय तक वर्ण व्यवस्था, जिसे हम आज समझते हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते वो भी विकसित हो जाती है। आगे यदि हम बात करें तो वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में आर्यों व दासियों के भिन्न भिन्न रंगों के संदर्भ में किया गया है। वर्ण का प्रयोग क्यों किया गया है ऋग्वैदिक काल में? तो किया गया है रंगों के संदर्भ में, दासों के या ऋग्वैदिक आर्यों के संबंध में। ऋग्वैदिक कालीन समाज को देखें तो समाज पितृ सत्तात्मक समाज था, पितृ प्रधान।
देशैव साम्राज्य था वो। ठीक है, उसमें से कुछ प्रमुख चीजें बताई गई यहाँ पे, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, निवावरी और अपाला आदि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की रचना में योगदान दी थी अपनी। बाल विवाह व सती प्रथा की यदि बात करें तो ये पूर्ण रूप से अनुपस्थित था, यहाँ पे ये चीजें दिखाई हमें नहीं पड़ती है। और एक विशेष विधवा पुनर्विवाह जिसे नियोग प्रथा भी कहा गया है, प्रचलित था। तो विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था, लेकिन वहां पे सती प्रथा या बाल विवाह प्रचलित नहीं था। यह जन की आबादी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख खेलें देखी गई है, वो जुआ है, रथ की दौड़, ये सारी चीजें प्रसिद्ध है वहां पे। उस समय के दो प्रमुख पेय पदार्थ थे, पहला सोम व दूसरा सूरा। सोम को धर्म द्वारा स्वीकृत किया गया था, किंतु पुरोहितों के द्वारा सूरा को अस्वीकृत कर दिया गया। धनी व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, हमने यहाँ पे जो भी कंटेंट रखी हुई है ना, सारे कंटेंट आपका फैक्ट से भरा हुआ है। ध्यान से सुनोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होंगे आपकी। आप हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में 100 का स्कोर करके आओगे। यदि 5 क्वेश्चन आते तो 5 में 5 बना के आओगे, और 10 आता तो 10 में 10। मतलब ये कि 100% एक्यूरेसी आपका सही रहेगी। तो वीडियो आप लोग हमेशा ध्यान से देखा करना, और वो भी एंड तक देखना। ठीक है? आगे यदि हम बात करें तो धैर्य व्यक्ति को क्या कहा जाता था उस समय? गोमत। और बेटी को दोहित्री दुहिता कहा गया है, जिसका अर्थ होता था गाय का दुहने वाली। अब आती है थोड़ी सी हमारे पास मेंस के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यदि आपके पास ऐसी ऑप्शन आती है तो आप कैसे लिखते हैं? हमारे पास यदि आई है तो हम देखो किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हम इसको इंट्रो देते हैं। क्या देते हैं? इंट्रो हम देते हैं। इंट्रो में हम बताए हुए हैं यहाँ पे कि संस्कृति विकास के श्रेष्ठ काल के रूप में ऋग्वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थिति सुखद रही। जी हाँ, बिल्कुल हमने सही लिखा है ना, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थितियां उच्च स्थान पे थी। वैचारिक, पारिवारिक, धार्मिक स्वतंत्रता के इस दौर में महिलाओं को समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा पुरुषों से कम नहीं था। फलतः मान्यताएं एवं परंपराएं जटिल व कठोर ना होने के कारण नारी विकास के मार्ग सुलभ और सहज थे इस समय। तो ये तो डायरेक्ट हमने इंट्रो में ही इतना प्रमुख चीजें बता दिए। उसके बाद हम इसको डिटेल्स में बताएंगे पॉइंट वाइज। बॉडी जिसको बोलते हैं, बॉडी पार्ट। इसमें सबसे पहले हम बताएं क्या, कि ऋग्वैदिक काल का पूरा पूरा जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। फिर भी समाज में महिलाओं का भी महत्व था। ऐसी मान्यता है कि कृषि प्रधान समाजों में मातृत्व का महत्वपूर्ण स्थान होता था, जहां वे पुरुषों का सहयोग किया करते थे। फिर हमने दूसरा पॉइंट दिया, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना तो की जाती थी, परंतु पुत्री के जन्म को निश्चित दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ऋग्वैदिक काल में परिवार को वरिष्ठ सदस्य के द्वारा मौखिक रूप से शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता था, परंतु शिक्षा की परंपरा इस अवधि में अधिक लोकप्रिय नहीं थी। तो हमने साथ यहाँ पे फिर बॉडी पार्ट दिए हुए हैं, आप लोगों को इसी प्रकार से लिखनी है दोस्तों। ठीक है, फिर आप लास्ट में कंक्लूजन दोगे। क्या दोगे कंक्लूजन में? कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं का सम्मान व प्रतिष्ठा पुरुषों की अपेक्षा कम नहीं थे। इस अवधि में भी समाज पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भी महिलाओं का महत्व समाज में बना रहा। अब आते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से चल रही थी। तो जनों की अगुवाई एक राजन के द्वारा की जाती थी, जिसे पुरोहित, ग्रामीणी और सेना के द्वारा सहायता दी जाती थी। तथा सभा, समिति, विदद, गण और सरधा जैसे लोकप्रिय निकाय भी थे। सभा एक छोटी, जबकि समिति एक विशाल संस्था थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सभा किस प्रकार की संस्था थी? एक छोटी संस्था थी या बड़ी? तो सभा एक छोटी संस्था थी, जबकि समिति एक विशाल संस्था थी। विदत प्राचीन संस्था के रूप में माना गया है। जन को आगे चल के विष, और विष को कुल या फिर कुटुंब में विभाजित किया जाता था। आगे यदि हम बात करें तो कुल का प्रमुख कुलूप तथा इसकी इकाई के रूप में गृह था, जिसका नेतृत्व गृहपति या दंपति के द्वारा किया जाता था। गांव के बारे में अगर बात करें तो गांव वह स्थान था जहां मवेशियों को रखा जाता था, और गायों की प्राप्ति के लिए युद्ध की गविष्टि भी की जाती थी। कुलों के समूहों में से ग्राम निर्मित होते थे, और ग्राम का नेतृत्व ग्रामणी के द्वारा किया जाता था। वज्रपति, वज्रपति एक बड़ी भूमि का अधिकारी होता था, जो कुल और ग्रामीणों का नेता हुआ करता था।
वहीं एक शब्द आता है इसमें राजन। राजन अपने लोगों अथवा जन पर शासन करता था। राजा का पद वंशानुगत हुआ करता था। राजा को रक्षक अथवा जनस्य गोप या गोप जनिष्य भी कहा गया है। कुछ गैर राजशाही राज्य थे जिन्हें प्रमुख गणपति का श्रेष्ठ माना गया है। राजन के पास कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी और नौकरशाही भी अनुपस्थित थे उस समय। सैन्य कार्य आदिवासी समूहों के द्वारा की जाती थी, जिन्हें हम व्रत, गण, ग्राम, सरधा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। तो 10 राजाओं की लड़ाइयाँ आपने कभी सुना ही होगा, 10 राज्य। ठीक है। 10 राजाओं की लड़ाइयाँ धन, गाय और पशुओं की सुरक्षा के लिए रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसे भरत जन अथवा जनजाति के राजा सुदास के द्वारा जीता गया था। जिसे 10 राज्य के जिसे किसी के संज्ञा दिया गया 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। आज फेमस भी है ये चीजें। इन सबसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बन सकते हैं उनमें से पहला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस तट पर लड़ा गया? इसका सही जवाब है परउस्नी नदी के पास लड़ा गया। अगला प्रश्न है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग के नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग ब्राह्मण युग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूतों की जो अवधारणा है वो धर्मशास्त्र के काल में प्रसिद्ध हो जाता है। प्रश्न आती है कि एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्व इसलिए है, क्यों है? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है वैदिक युगीन सभ्यता। तो ये सभा, इसमें शब्द आती है, ये सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद को सभा की संज्ञा दिया गया उस समय। आगे प्रश्न है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? इसका सही जवाब है गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका सही जवाब है लुहार, जिसे लुहारगिरी भी कहा गया है। आगे यदि हम बात करें तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी। कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। आगे प्रश्न आती है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। कौन कौन? एक सभा और दूसरा समिति। ये क्या थी? प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इनका उल्लेख किस वेद में मिलती है? तो इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम जो संस्था माना गया है उसका सही जवाब है विदथ। कौन थी? विदथ। अगला प्रश्न है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? कई बार ये प्रश्न पूछे गए अनुलोम और प्रतिलोम। तो अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ग का पुरुष होना चाहिए व निम्न वर्ग की महिला। यदि इन दोनों के बीच में कोई प्रेम विवाह होता है तो इसे हम अनुलोम विवाह कहेंगे। जबकि प्रतिलोम में जस्ट उल्टा हो जाता है, इसमें उच्च वर्ण की लड़की होती है और पुरुष का जो होता है वो निम्न वर्ग का होता है, और इन दोनों के बीच यदि कोई संबंध के साथ वैवाहिक संबंध हो जाता है तो उसे प्रतिलोम विवाह हम कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ या फिर सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका सही जवाब है अथर्ववेद को। अगला प्रश्न बनता है किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 परम बुराइयों में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है मैत्रेयनी संहिता में। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसका सही जवाब है कुल, जिसे हम कुटुंब भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? सही जवाब आएगा बी.जी. तिलक। अगला प्रश्न है संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 थी। फिर हमारे पास आते हैं सूचियों को मिलाने वाली, और फिर आते हैं 3 ऋण में शामिल नहीं थे। तो 3 ऋण में कौन कौन शामिल थे? 3 ऋण में शामिल थे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। इसमें शामिल नहीं था मातृ ऋण, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है?
तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में विवाह सूक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में अर्घन्य, जिसे वध योग्य नहीं माना गया है, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अर्घन्य कहा गया है गायों के लिए यूज हुआ था। अगला प्रश्न है सूचियों को मिलाने वाला, और इन सब के अतिरिक्त फिर हमारे पास आता है ऋग रीत, जिसे प्राकृतिक संतुलन भी कहते हैं। रीत स्थापित करने के लिए या करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतिष्य गोप कहा गया है? तो ऋतिष्य गोप वरुण को कहा गया है। अगला प्रश्न आती है हमारे पास इसी से कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं था? इसका सही जवाब है कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। यही कारण है कि ये ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका सही क्रम है कुब्भा या क्रम कहा गया इसको। अगला प्रश्न है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो पहले जो विधि निर्माता माना गया है वो मनु को माना गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख हमें पहली बार मिलती है। अब आते हैं ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के ऊपर। अगर ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज पशुचारण समाज था। साथ साथ कृषि द्वितीय व्यवस्था के रूप में की जाती थी। मवेशी संपत्ति का मुख्य साधन था। तो ऋग्वैदिक समाज में अगर बात करें तो पशुओं को चराना, पशुचारण की व्यवस्था टॉप रैंक पे फैली हुई थी। और दूसरा इन लोगों का क्या था मुख्य? कृषि एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है। अब यदि वो पशुओं को चरा रहे हैं मतलब कि उनके पास पशु ही उनका एक संपत्ति था। आगे है मैं बता दूं यहाँ पे कि कृषि उत्पादन केवल उपभोग के लिए किया जाता था। वो लोग जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम का यूज करते थे वो चावल को उगाई किया भी करते थे या गेहूं का या जौ का, तो खुद का उपभोग के लिए। उन लोग को बेचना या फिर खरीदने से कोई मतलब नहीं था, मतलब कि खुद के उपभोग के लिए वो ऐसा चीजें किया करते थे। ऋग्वेद में लकड़ी के हल के बारे में भी हमें उल्लेख मिलती है। आगे यदि हम बात करें तो यव किसी अनाज का सामान्य नाम था। उस समय यज्ञ क्या था? एक सामान्य नाम था। अगला मैं बता दूं यहाँ पे कि बलि उत्पादनों के द्वारा राजन को दिया जाता है उपहार था। बलि क्या था उस समय? तो बलि उत्पादकों के द्वारा, उत्पादक मतलब जो लोग फार्मिंग करते थे, तो बलि एक कर था, टैक्स था जो उत्पादकों के द्वारा राजा को दिया जाता था। राजा मतलब राजा को दिया जाता था स्वैच्छिक उपहार के रूप में। इस समय तक ना तो कर लगाया जाता था और ना ही कोष का रख रखाव। ऋग्वैदिक काल में, इस काल में अगर बात करें तो इस समय कोई भी कोष वगैरह नहीं थी और पैसा का कोई रख रखाव नहीं किया जाता था। ना ही किसी के ऊपर राजा टैक्स लगाता था। मुद्रा या सिक्के के बारे में जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई यहाँ से। तो मुद्रा सिक्के की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। एक सोने का टुकड़ा जिसे निष्क का कहते हैं उसका इसमें हमें उल्लेख मिलती है, लेकिन मुद्रा की तुलना में उसका सजावटी मूल्य अधिक माना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली अगर देखें, वैदिक काल की अगर वस्तु विनिमय प्रणाली देखें तो इस समय प्रचलित थी। बार्टर सिस्टम वगैरह चल रहा था और गायें उस समय क्या थी? विनिमय का मुख्य साधन था। पंजाब व हरियाणा से हमें तांबे के औजार के सूचक प्राप्त हुए हैं। वहीं अयस किसी धातु के लिए प्रयोग की जाने वाली सामान्य नाम था। स्वर्ण को हिरण्य भी कहा गया उस समय। लोह के बारे में भी जानकारी नहीं था लोह के लिए। ऋग्वैदिक कालीन लोगों के पास लोहे की जानकारी नहीं मिली है। फिर कहाँ से मिली है? ये उत्तर वैदिक कालीन से हमें मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। आगे हम बात करें तो मिट्टी के बर्तनों के प्रकार। गिरवी रंग के मृदभान व चित्रित धूसर मृदभान, जिसे पीजीडब्ल्यू भी कहा गया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, पेंटेड ग्रेव। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे तो आगे आता है हमारे पास आर्यों के द्वारा स्पोक वाले पहिए का प्रयोग किया जाता था। इसमें किसका प्रयोग किया जाता था? पहिए के रूप में स्पोक से बना हुआ पहिया। अश्व उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अश्व मीन्स घोड़ा। वे शहरों में नहीं रहते थे, ये सबसे बड़ी बात है।
आर्थिक गतिविधि से शिकार हो गया, बढ़ई हो गया, चर्मकार, बुनाई, रथ निर्माण, धातु ग्लानि कारखाना, ये सारी चीजें हुआ करती थी। यदि हम ऋग्वैदिक काल के धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तो ऋग्वैदिक काल में श्लोकों मतलब कि सूक्तों में देवी और देवताओं का मानव रूप में भी पूजन किया जाता था। फिर भी मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, मवेशियों की रक्षा, पुत्री प्राप्ति और बीमारी की रक्षा के लिए साथ ही सरल व संक्षिप्त पूजा और बलि की प्रथा प्रचलित थी। परिवारों के द्वारा समय अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में अगर देखें तो परिवार खुद पूजा पाठ किया करते थे। मंत्रों का जाप अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण पार्ट था उस समय। जादू और टोना उस समय प्रचलित हमें नहीं देखने को मिलती, ये हमें बाद में उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। देवताओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला अगर देखा जाए तो आपका आकाश, अंतरिक्ष व तीसरा आपका पृथ्वी। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देव अगर देखा जाए तो इंद्र थे, वरुण, अग्नि, यम व सोम माने जाते हैं। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र महत्वपूर्ण पुरोहित थे उस समय के। इन सब से क्या प्रश्न बन सकती है? तो प्रश्न इन सब से बनती है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं मिलती है। ठीक है, तो उनके पास क्या चीज़ों का ज्ञान था? तो जौ का बिल्कुल थी, गेहूं का भी था, चावल का भी था। तंबाकू का कोई साक्ष्य हमें वहां पे ज्ञान नहीं मिलता है। अगला बात करें यहाँ पे, तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण की संज्ञा दिया गया है। क्या कहा गया है? श्रमण। अगला प्रश्न है कि भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है सत्यमेव जयंती, ये किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयंती मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही जवाब है पशुपालन उन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। फिर प्रश्न आते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का पहला व प्रधान ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो सही जवाब है गोधन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की। अगला है अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है? तो पुरंदर माना गया इंद्र को। किसको माना गया है? इंद्र को। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामितीय से संबंधित पुस्तक है। किससे? ज्यामितीय। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषीय कहा गया है, क्यों कहा गया ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूकनाद इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्र में अगर जो भू राजस्व की जानकारी देखा गया है वो 1/6 माना जाता है, 1/6। गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित है ये गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद से ही हमें ये जानकारी मिलती है गायत्री मंत्र के बारे में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होती है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो हमें कठोपनिषद में मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो भागवत जो है वो प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक के पाठ को हम लोग गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में हमें जादुई माया, जादू टोना जो है ना उसका जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है प्राचीनतम पुराण। तो ये सारी चीजें अब तक जो हमने पढ़ा था वो ऋग वैदिक काल को लेकर के था। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन स्रोतों के बारे में।
तो दोस्तों हमने सबसे पहले आपको बताया था कि वैदिक काल को हम लोग 4 पार्ट में बाँटते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसे हम लोग प्रारंभिक वैदिक काल भी बोलते हैं। जबकि ऋग्वेद के बाद एक का पार्ट आती है उत्तर वैदिक, और उत्तर वैदिक में ये तीनों आते हैं लास्ट वाले, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या-क्या चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, पर ये सबसे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो में पहली बार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना यार। लाइफ में आप लोग को हिस्ट्री को लेकर के जो जीत दिलवानी है ना हिस्ट्री को, वो दिलवा के रहोगे आप। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यदि सपोर्ट करते हो तो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उसमें सारे डर आपके खत्म हो जाएंगे। हिस्ट्री को लेकर के जितने भी आपके पास डर बने हुए ना, वो डर कभी आपको लाइफ में नहीं रहेगा यदि आप कंटेंट को लास्ट तक देखते हो। हमारी कोई भी वीडियो अगर आती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यदि आप उसे प्रॉपर तरीके से वॉच करते हो, तो कभी भी हिस्ट्री को लेकर जो डर है वो नहीं रहेगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर यदि आप आए हुए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, और कमेंट्स में जरूर बताना यार कंटेंट आपको ये कैसी लग रही है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगले पार्ट को बनाने में। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल जिसे 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। इस चरण में जानकारी का स्रोत कौन कौन से, तो सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद। अन्य स्रोत भी हैं, जी हाँ बिल्कुल। ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि वेदों का विस्तृत टिप्पणी या स्पष्टीकरण को करता है। आरण्यक है, आरण्यक वनों में लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, आरण्यक तत्व व मीमांसा पर आधारित है। अगला प्रश्न जिससे हम जान सकते हैं उत्तर वैदिक के बारे में, वो है उपनिषद। उपनिषद क्या है, तो दर्शन और आधारित पुस्तकें जिसमें आत्मा व ब्राह्मण आदि के बारे में भी ज्ञान है। तो उपनिषद दार्शनिक व्यवस्था की जानकारी है। दार्शनिक लोग जो आते हैं, ब्राह्मण वगैरह जो थे, उनके सारे विचार वगैरह हमारे जो है उपनिषदों में है, और यहाँ से भी हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थितियां। आर्य लोग आमतौर पर गंगा घाटी के प्रमुख हिस्सों से परिचित हुए, जहां वे धीरे धीरे बस गए, और पश्चिम गंगा घाटी को आर्यवर्त कहा जाता है। पश्चिमी गंगा घाटी को क्या कहा जाता है, आर्यवर्त कहा जाता है। अरब सागर व हिंद महासागर, कई हिमालयों की चोटियां व विंध्य पर्वत जिसे प्रोच भी कहा गया है, प्रोच के रूप में उल्लेखित किया गया है यहाँ पे। अगर उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात करें तो इस समय समाज विभाजित होना शुरू हो चुका था। मतलब कि ऋग्वैदिक के कंपैरिजन में यहाँ पे समाज थोड़ा कठोरता दिखाई देने लगती है समाज में। इसमें चार वर्ण व्यवस्था प्रणाली का पूर्ण विकास हो जाता है, तथा कई जातियों की उपस्थिति ने सामाजिक व्यवस्था को जटिल बना दिया था इस समय। समाज में अगर अस्पृश्यता की बात करें तो महिलाओं की स्थिति एकदम खराब हो गई थी इस समय, क्योंकि उन्हें अब औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की शक्ति नहीं दी गई थी। गोत्र वह स्थान हुआ करता था इस समय जहां मवेशी जनों के साथ रहा करते थे। बाद में जनों के लिए यह एक पहचान के रूप में भी विकसित हो गया था। निषाद, चंडाल, सावर उल्लेखित अछूत थे ये क्या थे, अछूते व्यक्ति थे। अतिथि को गोधन या गोहन या फिर गोहंता कहा जाता था, और गो मांस परोसा जाता था। नियोग को भी एक नकारात्मक गतिविधि माना जाता है, नियोग की प्रथा को। ऊपरी में तीन वर्णित जो आपकी चीजें हैं, ऊपर तीन वर्णों के पुरुष सदस्यों को द्विज या फिर दो बार जन्म लेने वाले कहा गया। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्योंकि टोटल चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा गया है, द्विज की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, जबकि शूद्रों को क्या कहा गया है, समझ लो, नेगेटिव। ठीक है, तो ऊपर वर्णित तीन वर्णों के पुरुष सदस्यों को द्विज की संज्ञा दिया गया है, मतलब कि दो बार जन्म लेने वाला। केवल ये उपनयन अर्थात पवित्र धागा धारण करने के अधिकारी थे। गार्गी और मैत्रेय जैसे महिलाओं ज्ञान के क्षेत्र में निपुण थी इस समय। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को दार्शनिक वाद विवाद में परिचित किया था। सती प्रथा और बाल विवाह अभी तक अनुपस्थित रहते थे। सती प्रथा और बाल विवाह ऋग्वेदी में भी देखते हैं अनुपस्थित था, और अभी भी अनुपस्थित है। गोत्र नामक संस्था और गोत्र व्यवस्था समाज में दिखाई पड़ने लगी थी। चार पुरुष
अच्छा, लक्ष्य पुरुषार्थ मतलब क्या होता है, लक्ष्य होता है। इसके लिए 4 आश्रम क्या क्या आश्रम थे? पहला ब्रह्मचर्य ज्ञान के लिए अर्थात धर्म के लिए, गृहस्थ जिसमें धन और संतान अर्थात अर्थ और काम के लिए, वानप्रस्थ 7 पुरुषार्थ कौन कौन है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उत्तर वैदिक काल यदि हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो जनों का विकास जनपद के रूप में हुआ। हस्तिनापुर व इंद्रप्रस्थ कुरु जनपद की राजधानी थी। क्षेत्र के लोग जनपदों के बीच बार बार युद्ध होते थे। क्षेत्रों के लिए जनपदों के बीच कहाँ कहाँ पीछे हस्तिनापुर हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, ये सब थे, कुरु हो गया, ये सब जनपद थे, राज्य थे। और इन सबको में क्या होता था, लड़ाइयाँ हुआ करती थी क्षेत्र को कब्जा करने को लेकर के। इस काल में राजन का शासन अधिक स्पष्ट हो गया और इस समय 12 रत्निक नामक सहायक कर्मचारी राजन के लिए कार्य करते थे। मुखिया जो हुआ करता था वो वंशानुगत हुआ करता था, फिर भी कोई अस्थायी सेना नहीं थी। राजन कई प्रकार के यज्ञ जैसे कि राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय हुआ करता था। अश्वमेघ यज्ञ जो सभी दिशाओं का शासक यानी चक्रवर्ती बनाने के लिए किया जाता था। और तीसरा आपका वाजपेयी उम्र बढ़ाने के साथ साथ पुनः राजतिलक के लिए की जाती थी। सभा और समिति पर निर्भरता कम हुई समय महिलाओं को इन सभाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी। विदत पूर्ण रूप से अब समाप्त हो गई है और राष्ट्र शब्द का इस काल में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो राष्ट्र शब्द को पहली बार हमने कहाँ देखा है? तो उत्तर वैदिक काल में। राजन ने सम्राट, एकराट, सार्वभौमी, विराट जैसी कई सारी उपाधियां भर भर के अपने पास रखा हुआ था। अर्थव्यवस्था की यदि हम बात करें ऋग्वैदिक काल की तो लौह लौह का अलग अलग नामों से आ गया, जैसे कृष्ण अय्यस हो गया, श्याम अय्यस। इनकी खोज की गई और कृषि के लिए तथा जंगल साफ करने के लिए अग्नि का उपयोग बढ़ गया। इस समय कई फसलों की खेती ने खानाबदोश प्रकृति पर काफी हद तक अंकुश लगाया, लेकिन पशुपालन जारी रहा था। गेहूं, जौ, चावल, मूंग, उड़द, वहां तक कि तिल की खेती की जाती थी उत्तर वैदिक काल में। अधिशेष उत्पादन के फलस्वरूप बलि व भाग 1/6 या फिर 1/12 हुआ करता था ये पार्ट। ठीक है, राजा के कोष में प्रथागत रूप से जमा मतलब बहुत ही कम मात्रा में जमा किया जाता था, टैक्स के रूप में इसमें सम्मिलित था। कोषाध्यक्ष को समाग्राही या संग्रहित्री कहा जाता था और भागदूत कर वसूलने का काम करते थे तथा वैश्य केवल करदाता था। ऐसा माना जाता है ना उत्तर वैदिक काल में कि शतमान, निष्क व कृष्णाल नामक सिक्कों का प्रयोग किया था, लेकिन इसका कोई प्राकृतिक प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। धन उधार के संदर्भ में अगर बात करें तो सतपा ब्राह्मण एक सूदखोर को कुछ ही दिन बताता है। धातु लाने को कारखाना, बढ़ई बुनकर, चमकार, ज्वेलरी बनाना, रंगाई और मिट्टी के बर्तन बनाना, ग्लास, होटस, चूड़ियां आदि की काल में क्या थे? उत्कृष्ट तीन कलाओं में। समुद्री यात्राओं के लिए उल्लेख में वाणिज्य व व्यापार का संक्षिप्त विवरण भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। मिट्टी के बर्तनों के कई सारे प्रकार थे, जिसमें से पहला प्रकार था चित्रित, दूसरा मृद भांड। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण इसके ऊपर उत्तर वैदिक काल की धार्मिक दृष्टिकोण। तो इसमें अगर देखें धर्म को लेकर थोड़ा सा कठोरता आई थी। वरुण, इंद्र ऋग्वैदिक युग के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्होंने बाद में वैदिक धर्म में अपनी प्रमुखता खो दी थी उत्तर वैदिक में। प्रजापति आदि पुरुष के नाम से भी जानता था। उत्तर वैदिक चरण में प्रमुख भगवान बन गया था प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख भगवान या फिर धर्म कौन सा था इनके पूजा करने के लिए? तो प्रजापति थे, जिसे आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है। अनुष्ठान बलि के लिए पुरोहित की आवश्यकता ने धार्मिक जीवन को जटिल बना दिया। मूर्ति पूजा के कुछ उदाहरण पाए गए हैं, जैसे जादू और टोना ने सामाजिक धार्मिक जीवन में प्रवेश किया। उत्तर वैदिक चरण के अंत में उपनिषद के दार्शनिक ने धार्मिक प्रथा को सरल बनाने के प्रयास भी किया। तो ये सारे कंटेंट आपका धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर के है, जहाँ पे भगवान है उनके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पे दी गई है। आप यदि चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो, या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना, वहां से आप लोग को इसकी पीडीएफ डिटेल्स में आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, वैदिक ग्रंथ के बारे में यहाँ पे सारी चीजें हैं। जैसे श्रुति जो है, श्रुति वे ग्रंथ होती हैं जो सुने जाते हैं
या फिर ध्यान के माध्यम से ऋषियों के द्वारा ईश्वर के रहस्योद्य के उद्घाटन से संबंधित होता है। चार वेद और संहिता श्रुति में शामिल है। एक होता है स्मृति। स्मृति वे होते हैं जो मानव मनुष्यों के द्वारा याद किए जाते हैं। वेदों से ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद, अच्छा वेदांग हो गए, चारों वेद, ये सब इसमें क्या है शामिल है। ठीक है। उपनिषद और थोड़ा सा अगर जान ले उपनिषद के बारे में, तो उपनिषद गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को इंगित करती है और इसे वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। ये मानव जीवन की और मोक्ष के मार्ग के सत्य होने की स्थायित्व को बताता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें डिटेल्स में आपका आज की क्लास में थी यहाँ पे, जहाँ पे सारा कुछ वर्ड्स दिए गए, जैसे वर्जपति का होगा, बीज विक्रा होगा, गुप्ता हो गया, सेनानी हो गया, आप इनको याद कर लेना दोस्तों। ठीक है। आगे हम बात करते हैं पुरातन साहित्य के बारे में, मतलब उत्तर वैदिक काल में साहित्य की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो पौराणिक साहित्य बहुत विशाल है, जिनमें 18 मुख्य पुराण, 18 सहायक पुराण भी शामिल है। विष्णु पुराण में 4 युगों का उल्लेख है, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग। सर्व, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का विकास है। प्रतिसर्ग, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का समावेश। मनवंतर, जिसका मतलब होता है समय की पुनरावृत्ति की प्रकृति। अगला है आपका वंश, मतलब राजाओं और ऋषियों की सूची। और अगला है आपका वंशानुचरित, चरित्र आधारित कहानियां। इन सभी को मिलाकर के 5 मौलिक स्तंभ बनाए गए हैं, जो पौराणिक ग्रंथ या फिर इतिहास का निर्माण करते थे। 18 मुख्य पुराण जिसे के हैं, उनमें कौन कौन है 18 मुख्य पुराण? तो विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, ब्राह्मण पुराण इत्यादि। देखो यार, यहाँ पे प्रमुख कोई चीजें थी। मान लो कि ये हमारा पूरा इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है। इंडिया में हमारे पार्ट होंगे ना, ये इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, यहाँ पे आपका नॉर्थ होगा, यहाँ पे आपका साउथ होगा। तो जो ईस्ट रूप में हुआ करते, जो ईस्ट में थे, उन राजाओं को हम लोग सम्राट की संज्ञा दिए हैं। जबकि जो वेस्ट में था, उसे सौराट कहा गया है। तो पूर्व वाले के राजाओं को क्या कहते हैं? सम्राट। पश्चिम वाले को सौराट। उत्तर वाले को विराट कहा गया, जबकि दक्षिण वालों को सर्वराट या भोज की संज्ञा दिया गया है। इसमें कुछ महाकाव्य हैं, तो आप इसके रचयिता के स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ से आप डिटेल्स में पढ़ सकोगे। रामायण वगैरह है, रामायण है, महाभारत, इनके बारे में जिक्र है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं पे आपके समाप्त होती है। पर इन सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप जरूर कमेंट्स में बताना दोस्तों। और चैनल को यदि आपने विजिट किया हुआ है और सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हो, यदि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर इसमें आ गए हो, तो हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स आप करके जाना। जितने भी वीडियो इसमें अपलोड होती हैं, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के रिगार्डिंग, आप सारे कंटेंट को कवर करना। लाइफ में कभी भी हिस्ट्री को लेकर का कोई जो डर बना वो नहीं रहेगा। तो आप मुझे सपोर्ट करो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।